मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह हम आपके बीच में दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर उपस्थित हैं और उम्मीद है कि यह सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए, निश्चित ही यह सेशन आपके लिए लाभदायक होगा। आइए हम लोग इस सेशन का पहला प्रश्न देखिए। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय यूथ दिवस कब मनाया गया। यहां देखिए विकल्प दिया गया, पहला 12 अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 14 अगस्त और चौथा जो दिया गया 7 अगस्त। मित्रों यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय यूथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों कि राष्ट्रीय यूथ दिवस, राष्ट्रीय यूथ दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय यूथ दिवस जो है मित्रों, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये किससे संबंधित है, स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। आपको स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट हमेशा याद रखना है कि उठो जागो तब तक ना रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसी क्रम में आप अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, यकीन मानिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब यहां बात हो रही थी अंतरराष्ट्रीय यूथ दिवस की, तो यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय यूथ दिवस मनाया जाता है। इसी 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगर हम बात करें यही प्रोजेक्ट हाथी बचाओ कब प्रारंभ किया गया था, तो 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट हाथी बचाओ योजना प्रारंभ की गई थी। अगर हम बात करें 10 अगस्त के बारे में मित्रों, तो हाल ही में हमने विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया है। अगर हम बात करें 14 अगस्त के बारे में, तो 14 अगस्त को विभीषिका दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें 7 अगस्त की, तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी 2021 से। और ये किसके कारण किया गया था, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे, नीरज चोपड़ा रहे। और कितनी दूरी पर इन्होंने भाला फेंका था, 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर हम बात करें, हाल ही में परीक्षा में पूछा गया है 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे हमेशा प्रश्न पूछा गया है एनवायरमेंट के क्षेत्र में 16 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात कर लें 16 जनवरी की, तो स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2022 से ही अनुशंसा की गई है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की। यह किससे संबंधित है, तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। देखिए यहां इंटरनेशनल यूथ डे का थीम दिया गया है, इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एज। ये 2022 की इंटरनेशनल यूथ डे का थीम है। अगर हम बात कर लें अगले प्रश्न के रूप में, तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, हाल ही में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र चर्चा में रहा, यह कहां स्थित है। यहां अनुसंधान से आप देखेंगे तो परीक्षाओं में लगातार प्रश्न बने हुए हैं कि यह अनुसंधान किस स्थान पर स्थित है, यह अनुसंधान किससे संबंधित है। तो यहां देखिए पहला हमारा जो विकल्प दिया गया उत्तर
प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान। अब यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, यहां सही होगा विकल्प नंबर बी। अब यहां से जानना है कि मित्रों राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र चर्चा में क्यों रहा। तो हाल ही में आपने एक लंपी नामक बीमारी जो कि पशुओं में होने वाली बीमारी है और इससे भारी पशुओं का नुकसान भी हो रहा था, यह चर्चा में रहा है। और लंपी नामक बीमारी की दवा जो है, पहली स्वदेशी दवा किन अनुसंधान संस्थानों के द्वारा बनाया गया है। तो पहला इसमें राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हरियाणा है, दूसरा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर बरेली है। इन दोनों के सहयोग से लंपी जो बीमारी है उसके लिए दवा बनाया गया और इसका नाम क्या है, लंपी प्रोवैक नाम का दवा बनाया गया, जो कि किसके लिए कारगर होगा, लंपी बीमारी के लिए कारगर होगा। अब यहां हम जाने कि लंपी बीमारी कैसी दिखती है, तो एक इस आपको फिगर के माध्यम से दिखाई जाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये जानवर जो दिखाया गया है, इनके स्किन पे ये तमाम प्रकार के जो परजीवी हैं, बहुत ज्यादा परजीवी इनके स्किन पे आ जाते हैं। साथ ही साथ इनका वेट लगातार घटने लगता है और इनको बुखार की संभावना रहती है। और अब मान के चलिए चेचक जैसी संभावनाएं पशुओं में दिखने लगती है। और ये संक्रमण वाली बीमारी है, मतलब पशुओं से पशुओं में फैलने वाली बीमारी है। केवल राहत की बात यह है कि पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी नहीं है। और लगातार इसका शिकार होने से इनके स्किन सड़ जाते हैं या इनका स्किन डैमेज हो जाता है, जिसके कारण पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि लंपी नामक बीमारी जो है किससे संबंधित है, पशुओं के स्किन पर होने वाली बीमारी है। साथ ही साथ इसकी पहली दवा जो बनाई गई वो कहां बनाई गई, दो अनुसंधानों के द्वारा, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान जो कि हरियाणा में है और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र जो कि इज्जतनगर बरेली में है। इन दोनों के सहयोग से बनाया गया। इसका नाम क्या है, लंपी प्रोवैक। अगर हम बात कर ले, हाल ही में हमने चर्चा किया था मित्रों मंकी पॉक्स किस प्रकार की बीमारी है, यह जूनोटिक प्रकार की बीमारी है, मतलब जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी जो है यह मंकी पॉक्स है। अगर हम यहां बात करें कि हाल ही में मंकी पॉक्स की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किस समिति का गठन किया गया, अत्यंत ही आवश्यक है, डॉक्टर वी के पाल समिति के आधार पर मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी रखने के लिए बनाया गया है। अब अगर हम बात कर लें हरियाणा से, तो हरियाणा से ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में ई अधिगम योजना किस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगर हम ये बात कर लें हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया था, तो 1966 ईस्वी में किया गया था। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी हैं और राज्यपाल जो हैं वो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो कि इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में भारत और किस देश के साथ त्रिसेवा स्टाफ वार्ता प्रारंभ किया गया। हमारा विकल्प जो दिया गया, पहला बांग्लादेश, दूसरा श्रीलंका, तीसरा नेपाल, चौथा पाकिस्तान। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ये सही होगा, बांग्लादेश और भारत के साथ त्रिसेवा स्टाफ वार्ता प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये रक्षा क्षेत्र में आपसी सामंजस्य, रक्षा क्षेत्र में आपसी सामंजस्य को स्थापित करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें भारत और बांग्लादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में, तो जीरो लाइन
किन दोनों देशों के बीच में है या किन देशों को विभाजित करती है, तो भारत और बांग्लादेश को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है, जीरो लाइन है। अगर हम बात कर लें यही मित्र शक्ति, अगर हम बात कर लें मित्र शक्ति युद्धाभ्यास और स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास किसके साथ होता है, तो श्रीलंका के साथ होता है। जबकि अगर हम बात करें संप्रीति और बोंगो सागर युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, शेख हसीना जी हैं। आपको याद रखना है एसडीजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को सम्मानित किया गया। अगर हम बात कर ले ही हाल ही में ध्वनि प्रदूषण के रिपोर्ट में अगर देखें विश्व में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण कहां है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्या है, ढाका है। तो यहां पर विश्व की सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण है, कितना है, 119 डेसिबल। और डेसिबल क्या है, ध्वनि मापक इकाई है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए पिक्चर के माध्यम से बांग्लादेश और साथ ही साथ भारत के जो प्रमुख हैं इनकी वार्ता को दिखाया गया है। इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में आयोजित 44वां शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मतलब प्रश्न है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग की किस देश की टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अब पहला दिया गया भारत, दूसरा उज्बेकिस्तान, तीसरा रूस, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, या विकल्प नंबर भी सही होगा, उज्बेकिस्तान की टीम, पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अब यहां हमको ध्यान रखना है भारत की टीम ने क्या प्राप्त किया है, तो भारत की तरफ से कांस्य पदक प्राप्त किया गया। अब यहां से हाल ही में कॉमनवेल्थ गेमों का समापन हुआ है, साथ ही साथ शतरंज ओलंपियाड का भी समापन हुआ है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिनको हमको याद रखना है, देख लेना है, जिससे आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत ना हो। अगर हम बात करें, यह क्रम आपको यहीं पर दिया गया है, कौन सा क्रम है, 44वां है। इसका आयोजन कहां किया गया था, तो चेन्नई में किया गया था। कहां किया गया था, चेन्नई में किया गया था। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। अगर बात करें इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर थुम्बी था। इसका शुभंकर क्या था, थुम्बी था। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, या शुभारंभ ने किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। आपको यही याद रखना है, हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन बने हैं, तो वी प्रणव जो हैं, ये भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 74वें कौन थे, राहुल श्रीवास्तव थे। अगर हम बात करें इसी ओलंपियाड में विश्वनाथन आनंद जी को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। किसका, फीडे का, विश्व शतरंज महासंघ का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है, तो विश्वनाथन आनंद जी को नियुक्त किया गया है। और ये 44वें ओलंपियाड शतरंज में। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी हैं। अगर हम बात करें विश्व में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो मनु मिश्रा हैं, जो कि अमेरिका के हैं, लेकिन वो भारतीय मूल के हैं। अगर हम भारत के पूछे तो डी गुकेश जो हैं, ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। अगर हम बात करें पहले भारत के ग्रैंड मास्टर पुरुष में कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद जी थे। और अभी तक ये 5 बार विश्व चैंपियन का खिताब जीत चुके हैं। अगर हम बात करें यही महिला में, तो विजय लक्ष्मी जी जो थी, ये पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी भारत की तरफ से। और अगर हम बात कर ले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का, तो पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाई जाने की कोशिश की गई है। और हम लोग 20 जुलाई प्रत्येक 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 20 जुलाई 1924 में इसकी विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना की गई थी। आइए मित्रों इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देख ले। अगला है, हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ
लिया है। अब यह देखिए, पहला दिया गया है पीयूष गोयल, दूसरा वेंकैया नायडू, तीसरा जगदीप धनखड़, चौथा दिया गया है यशवंत सिन्हा। यहां हमारा जो सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर सी सही होगा। जगदीप धनखड़ जी ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 में वर्णित है। जबकि 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और 65 में उसके कर्तव्यों का निर्वहन, 66 में चुनाव की प्रक्रिया, योग्यता इसी के सब क्लासों में वर्णित है। अगर हम बात करें भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर चुके हैं। अगर हम बात करें यहीं पर हाल ही में चर्चा में रहा है पीयूष गोयल जी का नाम, तो आपको याद रखना है कि पीयूष गोयल जी किस केंद्रीय मंत्री हैं, तो इनका मंत्रालय कौन सा है, तो यहां पर वाणिज्य मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी हैं। और G20 देशों की जो 2023 में बैठक भारत में होनी है, इसके शेरपा पहले कौन थे, तो पीयूष गोयल जी थे। अब इनकी जगह पर किसे नियुक्त किया गया है, तो अभिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया है। यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और जगदीप धनखड़ जी किसके स्थान पे उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, तो यहां पर वेंकैया नायडू जी जो थे वो इनसे पहले, जगदीप धनखड़ जी से पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे और इन्हीं के स्थान पे अब निर्वाचित होकर आए हैं जगदीप धनखड़ जी। अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपसे पूछा जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इसमें क्या करते हैं, मतदान में हिस्सा लेते हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां देखिए जगदीप धनखड़ जी का फिगर दिया गया है, साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू जी का भी फोटो दिया गया है। अब आपको दोनों प्रश्न याद रखना है। भारत की पहली आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कौन बनी है, तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति को शपथ किसने दिलाया है, तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जगदीप धनखड़ जी इससे पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में सेवा दे रहे थे जगदीप धनखड़ जी। और अब वर्तमान में कौन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो ला गणेशन जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रही भवानी देवी ने कॉमनवेल्थ गेम में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहला दिया गया मुक्केबाजी, दूसरा दिया भारोत्तोलन, तीसरा दिया गया बैडमिंटन, चौथा दिया गया तलवारबाजी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर डी सही होगा। भवानी देवी का संबंध किस खेल से है, तलवारबाजी से। साथ ही साथ अगर हम कॉमनवेल्थ गेमों में अगर बात करें मित्रों, तो सबसे पहले जाने कि कॉमनवेल्थ गेम सबसे पहले कब आयोजित किया गया था, 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में। साथ ही साथ ये जो कॉमनवेल्थ का संस्करण था कौन सा था, 22वां था। कहां आयोजित किया गया था, बर्मिंघम में, इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें कि इसमें पहला पदक भारत के लिए किसने जीता था, तो मीराबाई चानू ने जीता था। अगर हम बात करें कि ध्वजवाहक कौन रही, तो यहां पर ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, ये दो लोग जो हैं ध्वजवाहक के रूप में रहे। अगर हम बात करें समापन सभा के रूप में किसे चुना गया था ध्वजवाहक के रूप में, तो निकहत जरीन, साथ ही साथ शरद कमल, ये दोनों जो लोग थे ये समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में चुने गए थे। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे, तो अनाहत सिंह थे। इनका संबंध किस खेल से था, तो इनका खेल स्क्वैश से था। अब पदक कितना जीता है, भारत के द्वारा जीता गया, तो 61 पदक जीता गया और पदक तालिका में चौथे स्थान पे। पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पे कौन, इंग्लैंड,
साथ ही साथ तीसरे स्थान पर कौन था? तो तीसरे स्थान पर कनाडा और चौथे स्थान पे अपना प्यारा भारतवर्ष। साथ ही साथ अगर हम बात करें पदकों में, स्वर्ण पदक कितने थे? तो 22 स्वर्ण भारत के द्वारा जीता गया था, गोल्ड। साथ ही साथ 16 जो है ये सिल्वर पदक जीते गए थे और यहां पर 23 पदक जो हैं ये कांस्य पदक जीते गए थे। इन सारे डाटाओं को आपको जरूर याद रखना है और समय समय पर इसका रिवीजन करना है, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपके प्रश्न गलत ना हो। सपने एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। आप अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राह चलना प्रारंभ करेंगे तो कठिनाइयां बहुत आएंगी, और अगर उन कठिनाइयों से आपने हार मान लिया तो आप यकीन मानिए आपको कोई लड़ाई जिता नहीं सकता। इसी कारण आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग बने रहिए, निश्चित ही सफल होकर आएंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े। यहां देखिए भवानी देवी जी का फिगर दिखाया गया है। अब हमेशा याद रखना है भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो तलवारबाजी, तलवारबाजी इनकी खेल है। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना कहां से प्रारंभ किया गया? यहां देखिए विकल्प दिया गया, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हरियाणा। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना प्रारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों? तो समाज के निचले या निराश्रित जो बच्चे हैं उनको मदद पहुंचाना या उनकी सहायता करना मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब यहां से मध्य प्रदेश के संबंध में अगर हम जाने तो मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। अगर हम बात करें इसकी राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगर हम बात कर ले यहां कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में मध्य प्रदेश से संबंधित, तो सोया सिटी के नाम से या टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोया सिटी और टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें यहां कि भारत में टाइगर सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 526 टाइगरों की संख्या है। अब यहां मध्य प्रदेश से और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में अगर देखें तो हाल ही में चर्चा में रहा है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया गया। आपको याद रखना है ये खंडवा में ओंकारेश्वर बांध पर। अब यहां से एक प्रश्न और भी याद रखिए कि ये ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर ये बना हुआ है। आपको एक प्रश्न और याद रखना है कि धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। साथ ही साथ भारत का पहला जियो पार्क कहां स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश के लम्हेटा में स्थापित किया गया। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज चौहान जी का फिगर दिखाया गया है और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से संबंधित आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं। सोया सिटी का मतलब सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक भारत में कहां होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। अगर हम बात करें बाल मृत्यु दर भारत में सर्वाधिक कहां है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और कितनी है? तो 48। आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में ये अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक शांति के 3 सदस्यीय आयोग बनाने की लिखित प्रस्ताव के आधार पर 3 प्रमुख व्यक्ति कौन है? सॉरी ये गलत हो गया है, इसको नरेंद्र मोदी, पहला ऑप्शन आप नरेंद्र मोदी, दूसरा जो है पोप फ्रांसिस
तीसरा एंटोनियो गुटेरेस, चौथा जो दिया गया है ये सभी। इसमें हमारा जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी सही होगा, सभी। मतलब इन तीन व्यक्तियों को वैश्विक शांति की 3 सदस्यीय आयोग बनाने की घोषणा की गई। अब यह घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो मैक्सिको के राष्ट्रपति जो हैं आंद्रे मैनुअल के द्वारा यह घोषणा किया, लिखित दिया गया है। किसको? यूएनओ को लिखित दिया गया है 3 सदस्यीय आयोग बनाया जाए जो विश्व में शांति सुरक्षा से संबंधित जानकारी को उपलब्ध कराएं। तो यहां पर कौन कौन लोग होंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, साथ ही साथ पोप फ्रांसिस ईसाई धर्म के जो धर्मगुरु हैं, और एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूएनओ के महासचिव हैं। इन 3 लोगों को उसमें रखे जाने की घोषणा की गई है। अब मैक्सिको की राजधानी क्या है? तो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। अब यहां से हम बात करें कि वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा, तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन नहीं होगा। तो आपको 3 नाम याद रखने हैं। कौन कौन? नरेंद्र मोदी जो कि अपने प्यारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, साथ ही पोप फ्रांसिस ये वेटिकन सिटी से संबंधित है और ईसाई धर्मगुरु हैं, और एंटोनियो गुटेरेस यूएनओ के महासचिव हैं। ये तीनों लोगों की एक आयोग बनाए जाने की घोषणा की गई है। अब यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में अगर हम दलाई लामा जो बात हो रही थी अगर हम बात करें तो हाल ही में ये भी चर्चा में रहे हैं। तो आपको याद रखना है इनका क्रम कौन सा है? ये 14वें हैं, और दलाई लामा से ये बौद्ध धर्म के धर्मगुरु होते हैं सबसे बड़े, और ये 14वें हैं। हाल ही में लद्दाख राज्य का सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया है। अब यहां से एक प्रश्न पूछा भी जाता है कि दलाई लामा किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। आइए इसी क्रम में देखिए तीनों लोगों का फिगर दिखाया गया है, नरेंद्र मोदी जी, साथ ही साथ एंटोनियो गुटेरेस का और पोप फ्रांसिस जो है, इन तीनों लोगों का। अगला है हाल ही में स्माइल 75 पहल का शुभारंभ कहां से किया गया? विकल्प दिए गए हैं, पहला नई दिल्ली, दूसरा केरल, तीसरा लखनऊ, चौथा गांधीनगर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ये सही होगा, नई दिल्ली से स्माइल 75 का प्रारंभ किया गया। अब यहां स्माइल योजना पहले भी चल रही थी, और ये किस मंत्रालय की पहल है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है स्माइल योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो समाज के उन बच्चों को, निराश्रित बच्चों को जो रोडों पर भिक्षावृत्ति से संबंधित हैं या किसी गलत संगत में व्यक्त हैं, तो उनको पुनः मुख्य धारा से जोड़ना, ये स्माइल योजना का संबंध है। और 75 इससे जो जुड़ा हुआ है, इसका आशय आजादी का 75वां वर्ष जो है ये इससे जुड़ा हुआ है। इसी कारण इसका नाम स्माइल 75 के नाम से जाना गया। और इसे प्रारंभ कहां से किया गया? नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया। अब आपको याद रखना है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र सिंह जी जो हैं ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। इससे पहले कौन थे? तो थावरचंद गहलोत जी थे, और अब वो कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं। कौन? थावरचंद गहलोत जी कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं, जो कि पहले क्या थे? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे। अगर हम बात करें हाल ही में, आपको याद रखना है कि भारत का पहला फ्लाई रोपवे का उपयोग कहां किया गया? तो दिल्ली से हरियाणा, नई दिल्ली से हरियाणा के लिए किया गया। और ये इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी 29 किलोमीटर है, जिसमें 10 किलोमीटर दिल्ली और 19 किलोमीटर हरियाणा को ये फ्लाई वे जोड़ता है। अगर हम बात करें केरल की, तो हाल ही में केरल भी चर्चा में रहा है, क्योंकि आपको याद रखना है केरल में 92 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट की स्थापना की गई, जो कि भारत का तीसरा है, और अगर हम बात करें केरल का पहला होगा। अगर हम बात करें यहां गांधीनगर की, तो डेक्स एक्सपो 2022
डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा अक्टूबर माह में? तो गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? 2025 तक हथियारों के निर्यात को 5 अरब डॉलर तक पहुंचाना। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नेथम्मा बीमा योजना प्रारंभ किया गया? यहां देखिए पहला विकल्प दिया गया तेलंगाना, दूसरा बिहार, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर ये सही होगा, तेलंगाना राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब हम यही जाने कि तेलंगाना राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है किसी भी व्यक्ति के, तेलंगाना के किसी भी कामगार या किसी भी जो बुनकर समाज से संबंधित है उनको डायरेक्ट लाभ पहुंचाना, या किसी जनहानि होने पर उनको 5 लाख का बीमा कवर, किसी भी प्रकार का जनहानि होने पर 5 लाख का बीमा कवर दिए जाने की घोषणा की गई है। किस योजना के द्वारा? नेथम्मा योजना के द्वारा। खास करके आप ऐसा जाने कि नेथम्मा बीमा योजना बुनकर समुदाय से जुड़ा हुआ है और ये कहां का है? तेलंगाना राज्य का है। अगर हम बात करें तेलंगाना की मित्रों, तो तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर नवीनतम राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। अब तेलंगाना से आपको याद रखना है कि तेलंगाना में हाल ही में 100 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट की स्थापना की गई, जो कि क्या है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी सोलर प्लांट संयंत्र है। पहला कौन है? तो अभी हमने आपसे बात किया कि मध्य प्रदेश के खंडवा में 6000 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट की स्थापना किया गया, जबकि तेलंगाना में 100 मेगावाट का किया गया और केरल में 92 मेगावाट का किया गया। तो ये तीनों आपको जरूर याद रखने हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, हाल ही में बिहार में राजनीतिक उथल पथल के कारण यहां पर एक बार पुनः नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन बनाया और 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। अगर हम तेलंगाना से 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देख लें कि तेलंगाना के बोनालू महोत्सव या बथुकम्मा महोत्सव कहां से संबंधित है? तो तेलंगाना से संबंधित है। या वेदराम यात्रा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वो तेलंगाना का वेदराम यात्रा है। अगर हम बात करें योजनाओं से, तो आपको याद रखना है हाल ही में हमने उत्तर प्रदेश से पंचामृत योजना को देखा है। तो पंचामृत योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों की आय को दोगुना करना। अगर हम बात कर लें, हाल ही में हमने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के बारे में भी पढ़ा है। तो ये किसका योजना है? तमिलनाडु सरकार का योजना है। प्राइमरी स्तर पर पोषक नाश्ता उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ ये सीरीज जो है आपकी यहीं समाप्त होती है। ये देखिए आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी को दिखाया गया है और ये बुनकर समाज से जुड़ा हुआ है। यहाँ बुनकर समाज के प्रतिनिधि को भी दिखाया गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।